बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह हमने लास्ट वीडियो इन्फ्लेशन, अपकमिंग इलेक्शंस और टैक्सेशन के हवाले से की थी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं इसमें एक्चुअली इंटेंशनली ये चाहता था कि फ़ीडबैक कुछ आए, तो उसकी हिसाब से ही फिर मैं आगे इसको अपनी वीडियो को उसी तरह से फाइन ट्यून करूँ। तो जस्ट अ क्विक रिकैप कि जिसमें हमने लास्ट पार्ट 1 के अंदर बात की थी, और उसमें हमने ये ज़िक्र किया था कि इस वक्त सेक्शन 161 के नोटिस आ रहे थे काफ़ी, और उसके साथ सेक्शन 205 के जिसमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगा के आ रहा था। फिर मैंने एक एसआरओ का जिक्र किया था, एसआरओ 1771 जो 5 दिसंबर 2022 को इशू हुआ था, विच इज़ अबाउट रेडार रियल टाइम असिस्ट डेटा एनालिसिस रिपोजिटरी। तो उसका भी जिक्र किया था, और उसके अंदर ये भी बात हुई थी कि उसमें सेक्शन 175A और जो रूल 39L है उसको भी हमने कवर किया था। बहरहाल ये कि जो हमारा पॉइंट था कि इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और इन्फ्लेशन और इलेक्शन, इसकी कोरिलेशन को हम एक्चुअली देख रहे थे। अब मिसाल के तौर पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को, और दुआ है कि साथ खैरियत अमन व अमान से हों और कोई ऐसे वाक़यात, ऐसी बात ना हो जो किसी के लिए भी तकलीफ दे हो। इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने अपना इनिशियल बजट दिया था वो 21 बिलियन रुपीस का दिया था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके अंदर सिक्योरिटी के कुछ मेजर्स ऐसे लेना पड़े, कंसर्न बन गए ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिशनल एक्सपेंस आ गए, तो एवरेज कॉस्ट जो है ये बढ़ जाएगी, और बढ़कर ये हो जाएगी कोई 47 बिलियन, यानी कि तकरीबन अगर रफली कहूँ तो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा इलेक्शन के ऊपर आएगा। तो एज अ टैक्स पेयर कंसल्टेंट और एज अ लॉयर मैं समझता हूँ कि ये फिर बर्डन आगे चलकर बिजनेसमैन पर और टैक्स पेयर्स के ऊपर ही फिर शिफ्ट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को कवर करना चाह रहा था। बहरहाल हमने ये भी बात की थी कि पाकिस्तान में पॉवर्टी किसे कहते हैं, तो हम जो इस वक्त स्टैंडर्ड है वो है 3,200 रुपये, 3,420 रुपये ऑन एवरेज पर पर्सन पर एडल्ट पर मंथ। तो जो इससे नीचे है उसको हम कहते हैं ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जो इस पर हैं और या इससे ऊपर हैं तो वो पॉवर्टी लाइन या उससे ऊपर हैं। तो अब मसला ये है कि हमने मनी को भी डिस्कस किया था। अब अपकमिंग जो बजट आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी या हमारी फिस्कल पॉलिसी है, उसके डायनामिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड शेयर करना चाहता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका जो असल मकसद है वो ये है कि वो बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ नेशनल करेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और मेंटेनिंग प्रिडिक्टेबल एक्सचेंज रेट ताकि दूसरे लोग इन्वेस्ट कर सकें, ये इसका बहुत ही बुनियादी या बेसिक पर्पस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कंट्रोल जो की जा सकती है वो प्रिंटिंग ऑफ मनी से, या आप कह सकते हैं सप्लाई ऑफ मनी जो है, और इसी तरह डिक्रीजिंग दी सप्लाई ऑफ मनी या इंक्रीजिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, उसको चेंज किया जा सकता है। फिजिकल पॉलिसी का जो स्कोप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिजिकल पॉलिसी इज़ अबाउट टैक्सेशन एंड रेट ऑफ टैक्स जो लगाए जाते हैं, या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से रिलेटेड या गवर्नमेंट की बोरोइंग से रिलेटेड है, और वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो उसके हिसाब से अपनी उसको एडजस्ट करती है। लेकिन जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है और डायरेक्टली लिंक है जो हमारे सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, उसका एक्ट है 1956 का, और उसके प्रीएम्बल में भी बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वेयर एज इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर Constitution of State Bank to regulate the monetary and credit system of Pakistan and to foster its growth, the best in national interest with view to secure monetary stability। और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो 3 हैं बेसिकली। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, डिस्काउंट रेट्स हैं, और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं। तो बहरहाल ये कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अगर आप वर्ल्ड प्रैक्टिस देखें, ग्लोबल प्रैक्टिस जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कभी एक्सपेंशनरी भी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी भी होती है, और इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है वो टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, जहाँ पर जो एक मेंटेन किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट है। जैसे कि इस वक्त बैंक्स जो हैं वो 22% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और ये मेरे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग फिर अपनी चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस से भी निकाल के कैपिटल को बैंक में रख देंगे ताकि उनको 22% का प्रॉफिट मिलता रहे। क्योंकि इस वक्त बिज़नेस की जो सिचुएशन है वो काफ़ी सोशो इकनॉमिक जो सिचुएशन है वो काफ़ी प्रेशर है वहाँ पर, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर ऐसा ऐसा है कि तनख्वाहें मेंटेन करना ओनर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं, यूटिलिटीज़ और दूसरी चीज़ें।
तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थी उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी जो हैं वो अब री कैलकुलेट होंगी, और सिमिलरली जो सैलरीज हैं और दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो भी, तो उससे बेहतर अब ये फील कर रहे हैं जो इवन एंटरप्रेन्योर्स भी और बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी, कि इससे बेहतर है कि बैंक में रख दिया जाए। और कुछ क्लाइंट्स तो मेरे, उन्होंने यहाँ तक डिस्कस किया कि भाई ठीक है, जब इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम मौजूद है तो जो इसमें बार था, जो रुकावट थी वो यही था कि भाई ये सूद का है, तो सूद की वजह से लोग उसमें नहीं रखते थे। लेकिन अब जब वो इस्लामिक टूल आ गया है और उसके अंदर इस्लामिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करके भी 22% का प्रॉफिट ले सकते हैं या 14-15% का, तो वाई टू गो इन दिस ऑल हैसल के पूरा कारोबार चला जाए, फैक्ट्री खोली जाए, इसके अंदर काम किया जाए और फिर एक्सपेंस इनकर किए जाएँ, फिर बिजली के बिल कम प्रेशर, फिर तनख्वाहों का प्रेशर, फिर दूसरे और डिपार्टमेंट्स, कोई 16-17 डिपार्टमेंट्स आते हैं उनकी कंप्लाइंस। तो इस वजह से इस वक्त जो हमारा अप्रोच है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है, जहां हमने मेंटेन किया हुआ है एक शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट रेट को, और इसके अंदर होता ही है कि फिर ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और डिक्रीज कर दी जाती है सप्लाई ऑफ मनी, जिससे जो है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन इससे एक इन्फ्लेशन बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिक रिसेशन को लीड करता है। तो ये बहरहाल प्रूवन फैक्ट्स हैं। इसी तरह एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। अगर आप फिस्कल पॉलिसी की भी बात करें तो हमारे यहाँ जो बजट्स बनते हैं वो एक्चुअली दो चीज़ों को कवर करते हैं। पाकिस्तान के जो फेडरल बजट्स हैं वो पब्लिक रेवेन्यू को और पब्लिक एक्सपेंडिचर को ही कवर करता है, और उसके अंदर भी जो फिस्कल पॉलिसीज हैं उसके अंदर भी इसी तरह एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज हैं। तो हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है वहां पर इस तरह है कि हमारा जो कलेक्शन है वो कम है, और चूंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी न्यूट्रल पॉलिसी हो सकती थी, एक्सपेंशनरी हो सकती थी, कॉन्ट्रैक्शनरी। लेकिन हमारे यहाँ जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्पेंड ज्यादा है और मनी जो टैक्सेस जो है कम रिकवर करता है। और अगर बजट के ऊपर भी नजर डालें तो पिछले अगर 5 साल 4 साल का भी डेटा देखें तो जैसे इस साल तो बजट 14,460 बिलियन रुपीज है, लास्ट ईयर 9,502 बिलियन रुपीज था, उससे पहले 8,487 बिलियन था, और 2020 में 7,136 बिलियन था। तो एफबीआर की कलेक्शन जो है वो तो बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स पेयर तो टैक्स दे रहा है, हर चीज पर ही टैक्स दे रहा है, मोबाइल पे भी दे रहा है, बिजली पर भी दे रहा है, पेट्रोल पे भी दे रहा है, एजुकेशन पे भी दे रहा है, ट्रैवलिंग पे भी दे रहा है। तो अगर एफबीआर की कलेक्शन और टारगेट्स को देखें तो इस दफा 9,200 बिलियन रुपीज का टारगेट है, जो कि ओवरऑल बजट का 63% बनता है। अब इसके अंदर स्प्लिट है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो 3,759 बिलियन रुपीज है, जो कि 41% है एफबीआर की कलेक्शन का, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 5,441 है, जो कि 59% है एफबीआर की कलेक्शन का। लेकिन फिर एनएफसी अवार्ड की वजह से इसमें एक साइजेबल अमाउंट जो कि 36% बनता है उनकी कलेक्शन का, वो 5,276 बिलियन रुपीज, तो क्योंकि सूबों को दे दिया जाता है, जो हमारा 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट हुई थी और एनएफसी अवार्ड जिसके अंदर इन्फोर्स हुआ, तो डे वन के ऊपर ही एफबीआर जो है वो तकरीबन 7,573 बिलियन रुपीज के लॉस में होता है, जो कि 52% के करीब बनता है। तो फिर गवर्नमेंट दूसरी जगहों से अपनी रिकवरी करती है, जैसे नॉन बैंकिंग बोरोइंग करती है, इसी तरह बैंक बोरोइंग जैसे टी बिल से, सुकूक बॉन्ड से, और इस तरह से वो की, और फिर एक्सटर्नल रिसिट से आती हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड होती हैं। इन सब को कलेक्टिवली इनसे कवर किया जाता है लॉस को। लेकिन गवर्नमेंट का स्पेंड जो है वो 13,320 बिलियन रुपीज है, जो कि 92% बनता है हमारे ओवरऑल कलेक्शन का। अगर इसी को कंपेयर करें हम 2021 से, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था 7,523। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि एफबीआर की कलेक्शन देखें तो वो बढ़ रही है, यानी टैक्स पेयर के ऊपर जो बर्डन है देखा जाए तो वो बढ़ रहा है, और वो टैक्स दे भी रहा है, डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है। 2020 में 4,963 एफबीआर की कलेक्शन थी, और अगर उसके स्प्लिट को भी अगर मैं शेयर करूं आपसे, तो 2,043 बिलियन डॉलर जो था, बिलियन रुपीज जो था, यानी कि 41% वो डायरेक्ट टैक्सेस से आया था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से 2,920 था, जो कि 59% बनता है। तो हमारा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा होता है, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और डायरेक्ट टैक्स जो है वो कम होता है। लेकिन एफबीआर की कलेक्शन 2020 के अंदर 4,963 बिलियन रुपीस थी, और 2021 में वो 5,829 बिलियन रुपीस हो गई, 2022 में वो 7,004 बिलियन रुपीस हो गई, और अब जो है 9,200 बिलियन रुपीस का टारगेट है। तो टैक्सेस तो बढ़ रहे हैं, टैक्सेस तो दे रहे हैं लोग। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी जो ग्रीवेंसेस हैं टैक्स पेयर की तरफ से, वो ये कि डायरेक्ट टैक्स का 68% तो विदहोल्डिंग टैक्स से आता है, जो कि टैक्स पेयर करता है। तो जब टैक्स पेयर उसको कवर करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वैसे ही बढ़ जाती है। वो इस तरह का स्टाफ रखता है जो विदहोल्डिंग टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करे,
और वो उनका रिकॉर्ड भी 6 साल तक मेंटेन रखना पड़ता है, इंटरनेट के कनेक्शन लेने पड़ते हैं और सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए वो करना पड़ता है, विच एड्स टू द बॉटम लाइन, उसकी जो नेट प्रॉफिट है उसको हिट करता है। बहरहाल ये कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसके अंदर भी टैक्स पेयर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो वैसे भी परसेंटेज शुरू डे वन पर ही हाई होती है, रफली 60% एंड अबव होती है, तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। लेकिन जो पॉइंट है वो ये कि टैक्स पेयर तो टैक्स दे रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी वजह से जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो भी हमारी चूंकि एक्सपेंशनरी है, जहाँ गवर्नमेंट के स्पेंड ज़्यादा है और जो कलेक्शन है वो कम है, और इसी तरह हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी है। तो इस दफ़ा जो बजट है उसके अंदर हमारा एक ये फोकस होना चाहिए कि हम अगर टारगेट्स ले रहे हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट का इरादा है, जिस तरह से अभी उन्होंने एक एसआरओ के थ्रू नया एक रडार का, और फिर इससे पहले पॉइंट ऑफ सेल वो कर चुके थे, और अब एक रिटेलर्स के ऊपर नया टैक्स लाने की बात हो रही है। एफबीआर की रिफॉर्म्स की बात भी थी जो अभी मेरे ख्याल है होल्ड पर चली गई है फिलहाल। तो इसके अंदर हमें ये भी देखना चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए टैक्स पेयर, कि हमारी तो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो दूसरी साइड से जो वर्ल्ड ग्लोबल प्रैक्टिस भी है कि बजट को कंट्रोल दो तरह से किया जा सकता है, कलेक्शन से भी और मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंडिचर से भी। तो जो सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको भी कंट्रोल करना होगा, ताकि हम किसी प्रैक्टिकल उस पर आ सकें। और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखें तो फेयरनेस ऑफ टैक्सेशन के साथ साथ एक जो फैक्टर है जिसको वो बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं, वो है एबिलिटी टू पे टैक्स। तो ऐसा टैक्स लगा दिया जाए सिटीजन्स के ऊपर जो वो पे ही नहीं कर सकते, तो ये अगेंस्ट होगा नेशनल जस्टिस के, और उनको वो टैक्स लगाना चाहिए जो उनके हिसाब से बने और जो उनके जो बर्डन वो बेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं जैसे मजीद वीडियोस अपलोड करूंगा और उसमें फिर आपको मजीद इन चीज़ों पे से आगाह करता रहूंगा जो चेंजेस आ रहे हैं। और इस दफ़ा का जो बजट है तो मेरे ख्याल में काफ़ी सेंसिटिव होगा। 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद देखते हैं कि किस तरह का क्या चेंज होता है। उम्मीद है कि कोई बेहतरी आए, अल्लाह करे, लेकिन ये कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको काफ़ी सीरियस किस्म के इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करना होगा, जिसके अंदर मनी की स्टेबिलिटी की भी बात है, पेट्रोल की बात है, दूसरी और चीज़ें, और इवन जो इस वक्त इन्फ्लेशन चूँकि 43-44% है अनऑफिशियली, और ऑफिशियली भी 29% प्लस है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से एग्रेसिव मेजर्स भी लेना पड़ेंगे। बस आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।